हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन forms the cell's flexible outer surface separating cells internal environment from external environment। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है कि क्या होता है, ये सेल की आउटर लेयर रहती है जो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, जिसके वजह से सेल का जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो सेपरेट होता है सेल के अंदर के एनवायरनमेंट से। मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। तो ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दो चीज़ों से बनी हुई रहती है, वो है फॉस्फोलिपिड्स और दूसरी है एसोसिएटेड प्रोटीन्स। Also contains cholesterol intercalated in between the phospholipids and carbohydrate to the outer layer of phospholipids। मतलब फॉस्फोलिपिड्स और एसोसिएटेड प्रोटीन्स के अलावा हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है जो फॉस्फोलिपिड के बीच में इंटरकलेटेड होता है। वो कैसा होता है हम देखते हैं इस वीडियो में ही। कोलेस्ट्रॉल के अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं जो कि बाहर के लेयर में हमको दिखाई देता है। बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर। तो ये लिपिड बाइलेयर कैसा होता है हम इस वीडियो में जानते हैं, ठीक है। तो जनरली हमको क्या समझ में आया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल सेल का आउटर लेयर है जो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। और इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे क्या होता है कि सेल की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है और जो आउटर एनवायरनमेंट है दोनों सेपरेट आउट हो जाती है। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो इंपॉर्टेंट चीज़ों से बनी होती है, वो है फॉस्फोलिपिड्स और दूसरी है एसोसिएटेड प्रोटीन्स। और इन दोनों के अलावा और एक चीज़ है जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाती है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के ऊपर की तरफ मिलती है, ठीक है। अब हम और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। जो फॉस्फोलिपिड्स कैसा है ये हम देखते हैं। तो फॉस्फोलिपिड बना रहता है एक हेड और टेल से, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स मतलब हमको वहाँ पर रहता है एक हेड और टेल। जो हेड है इसकी नेचर क्या होती है, ये है पोलार, मतलब हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग। जो हेड है वो वाटर लविंग है, मतलब वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट कर जाता है, कहीं पर भी वाटर है वो उसकी तरफ डायरेक्ट करता है हेड। लेकिन जो टेल है दैट इज़ नॉन पोलर इन नेचर, ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिक और वाटर हेटिंग। मतलब जो टेल है वो वाटर की तरफ से दूर हो जाता है, कहीं पर अगर वाटर है तो उससे वो दूर हो जाता है। तो आप देख पाते हैं ये हेड और टेल, जो फॉस्फोलिपिड की जो हेड है और जो टेल है वो दोनों कितनी अलग है। जो हेड है वो वाटर, अभी मैं वाटर लविंग और वाटर हेटिंग बोल रही हूँ तो मतलब ये काफ़ी आसान है जानने के लिए। वाटर लविंग मतलब पोलार, वाटर हेटिंग मतलब नॉन पोलार। हाँ, पोलर नॉन वाटर मतलब जो हेड है वो वाटर की तरफ अप्रोच करता है, हमेशा डायरेक्ट करता है। और जो टेल है वो वाटर से अलग, वाटर को देख के वो दुम दबा के भाग जाता, मतलब वाटर से वो दूर होने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, ये फॉस्फोलिपिड्स की अरेंजमेंट किस तरह से होती है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो हम देखते हैं इस तरह से, ऊपर एक लेयर नीचे एक लेयर ऐसे। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक से निकाला गया है। हाइड्रोफिलिक पोर्शन, हाइड्रोफोबिक पोर्शन, ठीक है। जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो बीच का एक लिपिड लेयर जैसा बन जाता है, एक फैटी लेयर जैसा बन जाता है हाइड्रोफोबिक पोर्शन से। और जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन मतलब जो वाटर लविंग पोर्शन है वो ऊपर के दो लेयर हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लिपिड बाई लेयर। जो फॉस्फोलिपिड की दो लेयर, बाई मतलब दो लेयर, तो फॉस्फोलिपिड की दो लेयर बन जाती है और इसे हम बोलते हैं लिपिड बाई लेयर। अब हम देखते हैं ये सेल में कैसा इसका अरेंजमेंट है। समझिएगा ये हमारी सेल है, जो सेल की जो बाहर की जो एनवायरनमेंट है उसमें पानी भरा रहता है। इवन सेल के अंदर की जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर भी पानी ही भरा रहता है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है वो किस तरह से जमी होती है, वो है इस तरह से। देख सकते हैं दो लेयर, ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ये हम देख सकते हैं, ये लिखा गया है आउटर लीफलेट, इनर लीफलेट, ठीक है। जो आउटर बाहर की जो लेयर है उसे हम बोलते हैं आउटर लीफलेट, और जो इनर की इनसाइड की जो लेयर है इसे हम बोलते हैं इनर लीफलेट। और हम यहाँ देख सकते हैं
कि आउटर लीफलेट में क्या है, जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाहर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि बाहर पूरा पानी भरा हुआ है। और जो हाइड्रोफोबिक टेल है, जो हमारी जो टेल है, वाटर हीटिंग टेल है, वो बीच की तरफ। तो इस तरह से, इस प्रकार से इसकी बाइलेयर की अरेंजमेंट हुई जाती है। आउटर लीफलेट में क्या होता है, हेड बाहर की तरफ और टेल अंदर की तरफ। और जो इनर लीफलेट है, ये जो इनर लीफलेट है, इसमें क्या होता है, जो हेड है वो अंदर की तरफ होती है और टेल बाहर की तरफ होती है। तो ये इसकी अरेंजमेंट, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये है हमारी सेल और इसकी अरेंजमेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अरेंजमेंट इस तरह से होती है। ये है इसकी अरेंजमेंट। जो आउटर लीफलेट है, दो लीफलेट बनी होती है, आउटर लीफलेट, इनर लीफलेट। आउटर मतलब बाहर, बाहर की जो लीफलेट वहाँ पे कैसे रहती है, हेड ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, और टेल अंदर की तरफ। और इनर लीफलेट, जो अंदर की लीफलेट है, वहाँ पर अरेंजमेंट किस तरह से है, जो हेड है वो अंदर की तरफ है और टेल बाहर की तरफ। तो ये इसकी अरेंजमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमारे सेल्स में। नेक्स्ट, अगर कोई ड्रग, समझिए यहाँ कोई एक ड्रग देते हैं जो है लाइपोफिलिक, लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होती है वो आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है। क्यों? क्योंकि जो बीच की जो लेयर है, जो आउटर और इनर लिफलेट जो बन के जो बीच की जो लेयर है, जो कोर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हम कहते हैं, वो है काफ़ी लाइपोफिलिक इन नेचर। वैसे अगर हम कोई वाटर सॉल्युबल ड्रग या हाइड्रोफिलिक ड्रग, जो चार्ज सब्सटेंस है, वो देते हैं, तो ये लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती। तो इसके लिए क्या होता है, अगर हमको कोई हाइड्रोफिलिक ड्रग को पास करना है, तो इसके लिए गॉड ने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक दरवाज़ा बनाया है, जो जिसे हम चैनल कहते हैं। और ये चैनल के द्वारा ये जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो आराम से क्रॉस कर जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। लेकिन अगर हमारे पास कोई वाटर सॉल्युबल ड्रग है जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो ये जो चैनल के थ्रू पास नहीं कर जाती। तो इसके लिए हमारे पास एक अलग तरह की प्रोटीन है। इस डक को देखिए, तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, डक के आकार में एक एग्जाम्पल दिया, तो इसे हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन क्या करता है, जो बड़ा साइज़ का जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है उसको कैप्चर कर देता है। कैप्चर करने के बाद ये जो कैरियर प्रोटीन है, ये अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाता है और जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो क्रॉस कर देता है, मतलब सेल की दूसरी तरफ पास करता है। तो इसके हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या होता है, इट बाइंड्स विद अ स्पेसिफिक सब्सटेंस। स्पेसिफिक सब्सटेंस मतलब यहाँ पर हमारी कोई भी हाइड्रोफिलिक ड्रग, ठीक है, एक स्पेसिफिक हाइड्रोफिलिक ड्रग स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन के लिए होती है। कोई भी कैरियर प्रोटीन कोई भी ड्रग को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। स्पेसिफिक सब्सटेंस बाइंडिंग विद अ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन, और कैरियर प्रोटीन को वो बाइंड करने के बाद क्या होता है, कैरियर प्रोटीन में इट अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अपने स्ट्रक्चर में, अपने शेप में कुछ बदलाव लाता है, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एंड मूव द सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो जो सब्सटेंस है वो जो है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन में वो ट्रांसफ़र करता है, मतलब बाहर से अंदर या अंदर से बाहर वो सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करता है। तो इसे हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, जो हेल्पफुल है बड़े साइज़ के हाइड्रोफिलिक ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम जानते हैं एसोसिएटेड प्रोटीन्स के बारे में। हमने हम लोग लाइपोप्रोटीन के बारे में हम लोग जान पाए हैं। जैसे कि मैंने कहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो इंपॉर्टेंट चीज़ों से बनी रहती है, एक है लाइपोप्रोटीन्स और दूसरी चीज़ है एसोसिएटेड प्रोटीन्स। तो लाइपोप्रोटीन के बारे में तो हमने जान लिया, अब हम देखते हैं एसोसिएटेड प्रोटीन्स के बारे में। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दो तरीके की एसोसिएटेड प्रोटीन्स पाई जाती है। एक एसोसिएटेड प्रोटीन जो ऐसी होती है जो अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब वो बाहर से शुरू होती है, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच से निकल के अंदर तक पाई जाती है। तो इसे हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन मीन्स दीज आर दी एसोसिएटेड प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहर भी रहता है, बाहर से शुरू होता है, फिर पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होकर अंदर तक भी पहुंचा है उसकी। तो इसे हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। जो दूसरी तरीके की एसोसिएटेड प्रोटीन जो पाई जाती है वो है प्रेजेंट या तो बाहर की तरफ, नहीं तो अंदर की तरफ, नहीं तो इंटीग्रल प्रोटीन को चिपकी लगी रहती है। तो इसे हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। तो एसोसिएटेड प्रोटीन्स दो तरीके के होते हैं, एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन्स और एक होती है पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो यह डायग्राम आपकी टेक्स्ट से लिया गया है, तो आप देख सकते हैं
पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन मतलब ये येलो कलर की जो दिख रही है उसे बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, जो बाहर से होते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ भी मिलती है, वो है इंटीग्रल प्रोटीन्स। थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो पास होती है। और पेरिफेरल प्रोटीन्स मतलब वो या तो बाहर की तरफ चिपकी रहती है, या तो अंदर की तरफ चिपकी रहती है, या तो इंटीग्रल प्रोटीन को कहीं तो चिपकी रहती है, उसे बोलते हैं हम पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो ये आप हम ब्लू कलर में आप देख सकते हैं। तो ये दो तरीके के प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत तरीके के इंटीग्रल प्रोटीन है। एक एग्जांपल है इंटीग्रल प्रोटीन का चैनल्स। तो चैनल्स जो है फॉस्फोर जो पेप्टाइड चेन से बनी रहती है ये, और ये मिलकर एक चैनल बनता है। तो आपको पता ही है चैनल का, जो चैनल प्रोटीन है इसका क्या यूज़ है। जो भी हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो आराम से पास कर जाता है चैनल के थ्रू, और वो बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ क्रॉस कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो ये एक तरीके की इंटीग्रल प्रोटीन है जो है चैनल। नेक्स्ट दूसरी इंटीग्रल प्रोटीन भी आपको पता है जो है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन मतलब दीज आर दी proteins which after binding with a specific substance undergoes transformation and move the substance across the membrane। ठीक है, तो ये दोनों इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में तो आपको पता ही है। हम इसके अलावा दूसरे इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में देखते हैं। दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन है वो है रिसेप्टर्स। ठीक है, तो रिसेप्टर्स के बारे में तो आपको पता ही है। ये रिसेप्टर्स क्या है, रिसीव करते हैं किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को और फिर सिग्नल प्रोड्यूस करना चालू करते हैं। अब रिसेप्टर्स के बारे में ये है कि जो रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है वो है इंटीग्रल प्रोटीन्स, लेकिन कुछ रिसेप्टर ऐसे हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी पाए जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी पाए जाते हैं। तो जो भी ड्रग्स है जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, तो ऐसे ड्रग्स के लिए जो रिसेप्टर्स है वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन जो ड्रग जो लाइपोफिलिक इन नेचर है, जो आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, जैसे कि हमारी थायराइड हार्मोन है, तो इसके लिए जो रिसेप्टर है वो हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सारे रिसेप्टर्स है वो इंटीग्रल प्रोटीन्स नहीं है, लेकिन जो रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। नेक्स्ट टाइप का एक इंटीग्रल प्रोटीन ऐसी होती है, अगर हम इसको देते हैं A+B तो ये इसे कन्वर्ट करता है C+D। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन क्या हो सकता है? यस, ये है हमारी एंजाइम्स। सो एंजाइम्स भी एग्जांपल है इंटीग्रल प्रोटीन्स के, और ये भी सिमिलर टू रिसेप्टर्स ही है। मतलब सारे के सारे एंजाइम्स इंटीग्रल प्रोटीन नहीं होते हैं। जो भी एंजाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, जो थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वो ऐसे एंजाइम्स को हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। ऐसे कुछ एंजाइम्स हैं जो सेल के अंदर भी पाए जाते हैं, वो इंटीग्रल प्रोटीन्स नहीं होते। जो भी एंजाइम्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं उसे कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, और एंजाइम्स भी इंटीग्रल प्रोटीन्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है लिंकर प्रोटीन्स। तो आप ये बंदर देख सकते हैं, ये बंदर क्या कर रहा है, ये ऊपर के ये जो फाइबर्स है ग्रीन कलर के, ऊपर के जो फाइबर्स है, मतलब जो फाइबर सेल के बाहर है और सेल के अंदर के जो फाइबर्स है वो दोनों को लिंक कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये है लिंकर प्रोटीन। तो ये लिंकर प्रोटीन क्या कर रहा है, सेल के बाहर के जो फाइबर्स है उसे लिंक करता है सेल के अंदर के फाइबर से। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारे सेल की जो साइटोस्केलेटन है, जो हमारे सेल की स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होती है, प्लस ये जो मूवमेंट ऑफ सेल है उसमें भी यूज़फुल होते हैं। तो ये है हमारे 5 तरीके के इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, तो हमारे पास चैनल्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं, उसके बाद रिसेप्टर, एंजाइम्स और लिंकर्स। तो ये हमारे पास 5 तरीके के इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है वो इसके हमारे पास टाइप्स नहीं है। वो पेरिफेरल प्रोटीन्स बस ऊपर नीचे अंदर बाहर की तरफ बस चिपके रहते हैं, बस इसका हमको कुछ यूज़ भी नहीं है और ये बस रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन दोनों एसोसिएटेड प्रोटीन्स में इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। इन दोनों के बीच में जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है उसके हमारे पास 5 टाइप है, और इंटीग्रल प्रोटीन ही फ़ायदेमंद होती हैं। नेक्स्ट हम कोई दूसरी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वो है हमारी कोलेस्ट्रॉल। तो जैसे कि मैंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेन 2 चीज़ों से बनी रहती है, वो है लाइपोप्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स और एसोसिएटेड प्रोटीन्स। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल इज़ ऑल्सो प्रेजेंट विच इज़ इंटरकैलेटेड इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स। तो बीचों में ये कोलेस्ट्रॉल मिलती है। अभी कोलेस्ट्रॉल का क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है ये हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, एक रेड कलर की मैंने फॉस्फोलिपिड बनाई हुई है।
ये फॉस्फोलिपिड यहाँ पर है, कुछ समय बाद ये फॉस्फोलिपिड जो मूव करके आगे बढ़ जाएगी यहाँ पर, फिर और मूव करके यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ये इसका क्या मतलब है, इसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स लैटरल मूवमेंट ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, लैटरल मतलब ये जो फॉस्फोलिपिड्स जो हमारी है, हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड पाई जाती है, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल्स वाली जो बाइलेयर फॉस्फोलिपिड्स है, ये रुकी हुई नहीं रहती, इंटैक्ट नहीं रहते, ये मूव करती रहती है और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। नेक्स्ट ये जो पार्ट है ये मैं थोड़ा सा जूम अप करके यहाँ पर दिखाती हूँ। तो आप क्या देख पाते हैं, ये एक फ्रैक्चर जैसा जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली फ्रैक्चर नहीं है, इसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स। अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स का क्या फ़ायदा है, अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड का ये फ़ायदा है कि जो फ्लूइडिटी की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है, जो जो टेल जो स्ट्रेट है वो है सैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स, और जो टेल जो थोड़ी सी टेढ़ी टूटी हुई है उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स। और अनसैचुरेशन की वजह से फ्लूइडिटी की स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। फ्लूइडिटी की स्पीड मतलब जो फॉस्फोलिपिड्स है वो बहुत जल्दी जल्दी गोल गोल मतलब घूमते रहते हैं फॉस्फोलिपिड्स में, मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और एक जो चीज़ है वो है हमारी जो कोलेस्ट्रॉल, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताई थी, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होती है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अगर कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है, उस कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा अगर बहुत ज़्यादा हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो इसकी वजह से फ्लूइडिटी की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं फ्लूइडिटी की स्पीड को। पहला फैक्टर है अनसैचुरेशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स और दूसरा फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर हमको फ्लूइडिटी की स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो क्या करना होगा, तो फ्लूइडिटी की स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले हमको जो फॉस्फोलिपिड्स की अनसैचुरेशन है वो बढ़ानी होगी, और दूसरी चीज़ है जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम करना होगा। अगर हमको फ्लूइडिटी की स्पीड रिड्यूस्ड करनी है तो इसके लिए हमको फॉस्फोलिपिड की अनसैचुरेशन को कम करना होगा और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना होगा। नाउ अब इसका क्या यूज़ है, फ्लूइडिटी का हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या यूज़ है ये हम देखते हैं। तो इसका मेन यूज़ है बल्क ट्रांसपोर्ट में। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस जो होती है वो बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है उसी की वजह से होती है। जैसे कि हम पहले देखते हैं एंडोसाइटोसिस के बारे में। ये जो आपको ब्लैक स्पॉट दिख रहा है सेल के बाहर, समझिए कि वो कोई एंटीजन है, और ये जो सेल है ये WBC सेल है। तो एंटीजन को देखते WBC सेल क्या करता है, ये ना एक एक्सटेंशंस पैदा करता है और जो एंटीजन का वो अंदर ले लेता है और लाइसोसोम आके उसको खा लेते हैं, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो फिर से रीसील हो जाता है। इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और ये एंडोसाइटोसिस किसके वजह से पॉसिबल है, ये सेल की फ्लूइडिटी की वजह से ही पॉसिबल है। सिमिलरली एक्सोसाइटोसिस, समझिए कि जो सेल है वो एक हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल है, और जो वेसिकल के अंदर जो ब्राउन डॉट्स दिख रहे हैं समझिए कि वो हार्मोन्स हैं। तो हार्मोन्स को अगर हम सेल के बाहर अगर भेजना हो तो क्या करना पड़ता है, तो ये जो पहले जो वेसिकल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो पहले फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ होने के बाद ये बाहर चले जाते हैं हार्मोन्स, और हार्मोन्स बाहर जाने के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से रीसील हो जाता है। तो ये होता है फ्लूइडिटी की वजह से। ठीक है, तो ये था हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में।